जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोगों के मन में इस समय ये सवाल उठ रहा है कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो अभी तक बंद क्यों नहीं हुई है। भाई यूक्रेन एक छोटा सा देश है रशिया के मुकाबले, और रशिया के पास जिस प्रकार की सैन्य ताकतें हैं उसके सामने तो यूक्रेन को अभी तक टिकना ही नहीं था। फिर आखिर क्यों एक महीने से ज़्यादा होने को आ रहा है और यूक्रेन और रशिया के बीच का जो वॉर है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और आखिर ऐसा क्या कारण है कि यूक्रेन के पास भी हथियार ख़त्म नहीं हो रहे हैं। रशिया इस बात से भी काफ़ी तिलमिलाया हुआ है कि यूक्रेन को बाहरी सपोर्ट मिल रहा है और इस कारण से रशिया उसके ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा है। एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि अब जल्दी ही जंग खत्म होने वाली, क्योंकि दरअसल रशिया जो है यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटना चाहता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ होगा आने वाले समय में। लेकिन अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई एक महीने तक कैसे खिंच गई, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई शुरू होने के एक महीने बाद भी रूस अब तक इस जंग को जीत नहीं पाया है। शुरू में माना जा रहा था कि रूसी सैनिक कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेगी, लेकिन ये जंग एक महीने से ज्यादा चलने के बावजूद फिलहाल रूस विजेता बनने की कंडीशन में नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ जैसे जैसे जंग लंबी होती जा रही है वैसे वैसे रूसी सेना की क्षमता और रणनीति दोनों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर क्या कारण है कि रूस यूक्रेन में एक महीने बाद भी जंग नहीं जीत पाया। और सबसे इसकी जो 7 प्रमुख कारणें जो निकल कर सामने आ रही हैं उनके ही बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रूस का सेना पर कम खर्च। रूस भले ही दुनिया के सुपर पावरों में शामिल हो, लेकिन रक्षा पर खर्च के मामले में वो अमेरिका, चीन और भारत से भी पीछे है। रक्षा पर कम खर्च का मतलब है कि सेना के आधुनिकीकरण में कमी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्षा बजट अमेरिका का था, जिसने 2021 में सेना पर $778 बिलियन खर्च किए। दूसरे नंबर पर चीन रहा, जिसने सेना पर $253 अरब खर्च किए। तीसरे नंबर पर भारत रहा, जिसने सेना पर करीब $72 अरब खर्च किए। वहीं सेना पर खर्च के मामले में रूस चौथे नंबर पर रहा और इस दौरान उसने अपनी सेना पर $61 अरब खर्च किए। रूस की सुपर पावर की इमेज को देखते हुए उसके लिए अपनी सेना पर खर्च और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे वो यूक्रेन जैसे युद्ध के हालात में कमज़ोर ना पड़े। क्योंकि जहां वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है वहां पर वाकई में उसके ऊपर कई लोग हैं जो उंगलियां उठा रहे हैं। बात करें दूसरे कारण की, तो यूक्रेन के आसमानी जंग में जीत नहीं पाई रूसी एयरफोर्स। मतलब रूसी एयरफोर्स कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। जंग शुरू होने के एक महीने बाद भी रशियन एरोस्पेस फोर्सेस, जिसे कि VKS भी कहते हैं, यूक्रेन के आसमानों पर एयर सुपीरियरिटी यानी कि अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं कर पाई है। एयर सुपीरियरिटी का मतलब होता है कि किसी देश के हवाई इलाके पर इस तरह अपना प्रभुत्व कायम करना जिससे विरोधी सेना के प्रतिरोध की संभावना ना के बराबर हो। वैसे तो रूस ने पिछले दशक में अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन में शुमार सुखोई 30, सुखोई 35 और सुखोई 34 जैसे फाइटर प्लेन के लिए अरबों डॉलर झोंके हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन के आसमान पर इसके बावजूद रूसी सेना अपना प्रभुत्व क्यों नहीं कायम कर पाई। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार पुतिन को लगा था कि यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के लिए रूसी एयरफोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही रूस नहीं चाहता था कि उसके विमानों और पायलटों को ज़्यादा नुकसान पहुंचे। रूसी वायुसेना के अपर्याप्त इस्तेमाल ने यूक्रेन एयरफोर्स और एयर डिफेंस को तुर्की में बने TB2 जैसे ड्रोन की मदद से जोरदार जवाबी कार्रवाई का मौका दिया। इससे यूक्रेन ने कई रूसी मिसाइल लॉन्चर और टैंकों को मार गिराया। माना जा रहा है कि रूसी एयरफोर्स के पास प्रिसिप्शन गाइडेंस म्यूनिशन PGM यानी कि हवा से छोड़े जाने वाले बम या ग्रेनेड की भी कमी थी। रूस ने इन हथियारों को बड़ी मात्रा में सीरिया के गृह युद्ध में बशर अल असद की मदद के लिए दिया, जिससे उसके पास इनकी कमी पड़ गई। जानकारों का मानना है कि रूसी पायलटों को अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में हर साल उड़ान के लिए भी कम घंटे मिलते हैं। यही वजह है कि रूसी एयरफोर्स कागजों पर जितनी मजबूत है, युद्ध के मैदान में वो उतनी मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। रूस की योजना और सेना की ट्रेनिंग में भी खासी कमी देखी गई। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी सेना के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा उसकी योजनाओं में कमी के रूप में सामने आया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी सेनाओं का जंग शुरू होने से बाद भी ये बताया ही नहीं गया था कि उन्हें जाना कहाँ है, और इसलिए पहला मौका मिलते ही वे सरेंडर कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के पहले 2 हफ्तों में रूस के करीब 5 से 6 हज़ार सैनिक मारे गए, यानी करीब 400 सैनिक हर दिन। 1945 के बाद से दुनिया में कहीं भी रूसी सेना को इतना नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तान से सोवियत रूस की जंग के दौरान भी हर दिन औसतन सिर्फ 5 रूसी सैनिकों की ही मौत हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के एक महीने के अंदर रूस के 7,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। ये संख्या अमेरिका के इराक और अफगानिस्तान के साथ करीब 2 दशक के दौरान लड़ाई में मारे गए उसके सैनिकों की कुल संख्या से भी ज़्यादा है। रूसी सेना के पास बटालियन टेक्निकल ग्रुप BTG के नाम से फेमस एक खास सैनिक ग्रुप है। हर BTG में 600 से 800 सैनिक होते हैं जो एयर डिफेंस, तोपखाने, इंजीनियरों और लॉजिस्टिक्स से लैस होते हैं। BTG ऐसा ग्रुप है जो दुश्मनों से किसी भी इलाके में लोहा ले सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना में 170 BTG हैं, जिनमें से 87 यूक्रेन युद्ध में उतारे गए हैं।
लेकिन बीटीजी की आक्रामकता का फायदा रूसी सेना नहीं उठा पाई। युद्ध के शुरुआती दिनों में बीटीजी के सैनिकों को यूक्रेन में प्रवेश के रास्ते, सामरिक उद्देश्य, मिशन के लक्ष्य और सैनिकों की जिम्मेदारियों जैसी योजनाओं के बारे में नहीं बताया गया था। रूसी सेना लंबे जंग के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं थी और लंबे युद्ध के लिए सप्लाई लाइन की समुचित व्यवस्था के बिना ही रूसी सैनिक एक साथ कई मोर्चों पर फंस गए। इसके बाद बारी आती लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन की। यूक्रेन की सेना ने इस युद्ध में सबसे ज्यादा निशाना रूस के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन को बनाया है। इस वजह से भी युद्ध में बढ़त हासिल करने में रूस को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने अब तक करीब 60 रूसी फ्यूल टैंकों को नष्ट कर चुका है और उसने बहुत ही रणनीतिक तरीके से रूस को लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पर हमला किया है। इससे रूस अपने सैनिकों को उस रफ्तार से मदद नहीं पहुंचा पा रहा है जितना युद्ध में बढ़त के लिए ज़रूरी होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यही वजह है कि कीव में रूसी टैंकों का लंबा काफिला होने के बावजूद रूस राजधानी पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ज़्यादातर टैंकों में तेल ही नहीं था। लॉजिस्टिक या फिर रसद का मतलब सेनाओं के लिए फ्यूल और हथियार आदि पहुंचाने और ट्रांसपोर्ट आदि का इंतजाम करना है। सप्लाई लाइन मिलिट्री सप्लाई वाहनों की एक बड़ी लाइन होती है जो आमतौर पर काफिले के रूप में चलती है। सप्लाई लाइन के जरिए सैनिकों के लिए खाना, मेडिकल सप्लाई और बारूद लेकर जाया जाता है। देश के बाहर युद्ध कर रहे सैनिकों के लिए सप्लाई लाइन अहम होती है और इसके खत्म होने पर सेना युद्ध में टिक नहीं पाती, इसलिए दुश्मन सेना सबसे पहले सप्लाई लाइन को निशाना बनाती है। इसके अलावा एक सवाल यह भी उठता है कि क्या पुतिन ने यूक्रेन को कमाक लिया। कई जानकारों का मानना है कि अपने से 30 गुना छोटे देश को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आकलन गलत साबित हुआ। पुतिन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके सैनिकों को यूक्रेनी सेना से इतनी ज़बरदस्त टक्कर मिलेगी। पुतिन का मानना था कि उनकी सेना कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी, लेकिन 1 महीने के बाद भी ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। पुतिन को उम्मीद थी कि युद्ध शुरू होने पर यूक्रेन में 80 लाख की रूसी मूल की लोगों की आबादी की वजह से रूसी सैनिकों का यूक्रेन में स्वागत होगा और इसी वजह से खार्किव और ओडेशा जैसे शहरों पर सबसे पहले समर्पण कर देंगे। लेकिन उल्टे यूक्रेन के लोगों ने रूसी हमलों का पुरजोर विरोध किया और हर कोई इस लड़ाई में जुड़ता ही चला गया। इसके बाद बारी आती है यूक्रेन के लोगों का मनोबल, जो कि अपने राष्ट्रपति की रणनीति के साथ हमेशा ही खड़ा रहा। रूसी हमले के बाद से ही यूक्रेन में सैनिकों के साथ ही आम लोग भी रूस का हर संभव विरोध कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यूक्रेन के नागरिकों ने लड़ाई के लिए हथियार उठा लिए। नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूक्रेन सेना के वॉलंटियर ब्रांच से करीब 1 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक जुड़े हैं। युद्ध शुरू होने के बाद रूसी टैंक के सामने खड़े एक अकेले यूक्रेनी शख्स की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। ये तस्वीर ताकतवर रूस के सामने यूक्रेन के लोगों के मनोबल की परिचारक थी। इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना की रणनीति के साथ ही उसके मनोबल ने भी अहम भूमिका निभाई है, जिसका उसे फायदा भी मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में रूस की तुलना में यूक्रेन के 50% सैनिक ही मारे गए। यूक्रेन के सैनिकों ने हवा से लेकर जमीन की लड़ाई तक में अपने संसाधनों का रूस की तुलना में बेहतर इस्तेमाल किया। लड़ाई शुरू होने से पहले और शुरू के बाद तक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की चट्टान की तरह डटे नजर आए। साथ ही ज़ेलेंस्की ने बहुत ही समझदारी से पश्चिम से मदद मांगने से लेकर दुनिया को रूस की निर्दयता दिखाने में कामयाबी हासिल करी। और आखिरी में अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद, इसको तो बिल्कुल भी आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इन लोगों ने भले ही डायरेक्टली मदद ना करी हो, लेकिन अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देशों ने मतलब सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हथियारों और आर्थिक सहायता में पर्दे से पीछे से यूक्रेन की मदद करी है। अमेरिका यूक्रेन को 600 स्ट्रिंग मिसाइल, 2600 जेवेलियन मिसाइलें दे चुका है। 17 मार्च को अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता को मंजूरी दी है। साथ ही अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को उड़ने के बाद मिसाइल बन जाने में सक्षम कामाकेज ड्रोन सप्लाई किए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध शुरू होने से पहले जनवरी में ही नाटो देशों में एस्तोनिया, लिथुआनिया और लातविया के जरिए हथियारों की सप्लाई करवाई थी। स्वीडन और फिनलैंड जैसे टसस माने जाने वाले देश भी यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। जर्मनी भी यूक्रेन को स्टिंगर और कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट भेज रहा है। तुर्की जैसे नाटो देशों ने यूक्रेन को TB2 ड्रोन दिए हैं, जिनकी मदद से यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। अमेरिका समेत नाटो और यूरोपियन यूनियन के करीब 20 देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि भाई अगर इतनी हथियारों की सप्लाई होगी तो कोई देश आखिर कैसे ही हारेगा। तो सीधी सी बात है, 1 महीना बीत चुका है और यूक्रेन का यहाँ पर रशिया के सामने टिके रहना अब कोई बड़ी बात नहीं है और रशिया का युद्ध तिलमिलाना भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।